हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट हम क्रोलरी है जो हमने कल थ्योरम की थी उसी पर बेस्ड है। ठीक है, मतलब इसे ही हमने मतलब इसी का ही पर्टिकुलर केस लगा लो। क्रोलरी हम किसे बोलते हैं? किसी पर्टिकुलर केस को बोलते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या किया है, इसमें भी सेम सोल्यूशन ही फाइंड आउट किया हुआ है, बट इसमें थोड़ा मेथड अलग है। ठीक है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ये गिवन थी, फर्स्ट ही थी। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया v से। ठीक है, v की वैल्यू हमारे पास यही आई थी, तो हम बोल सकते हैं कि इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया v के साथ। तो लेफ्ट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म की मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, और राइट साइड में जीरो ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट में ये वाली जो टर्म है एज इट इज लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या किया, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, कैसे? अगर हम इसको लिख सकते हैं दिस टर्म इंटू दिस टर्म और इसका डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका डेरिवेटिव ओपन करेंगे तो हमारे पास से ही चीज आ जाएगी। देखो कैसे आएगी, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, ये वाली टर्म एक्स डैश टी एज इट इज, और इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव यही था ना, इसका डेरिवेटिव ये। ठीक है, तो हमारे पास इस टर्म को इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, प्लस में बी टी और ये वाली टर्म एज इट इज है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, इसको पी नाम दिया है, इस टर्म को क्या नाम दे दिया, पी ऑफ पी, और यहाँ हमने इस टर्म को क्या नाम दे दिया, इसको इसको हमने क्यू नाम दे दिया। ठीक है, इसको हमने पी नाम दिया और इसको क्यू नाम दिया। तो जो इक्वेशन है किस में चेंज हो जाएगी, पी ऑफ टी एक्स डैश टी का डेरिवेटिव, प्लस में इसे हमने क्यू नाम दे दिया, क्यू एक्स टी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई हमारे पास, और यहाँ पर ये वाली चीज लिख दी कि हमने पी किसे बोला है और क्यू किसे बोला है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे, यहाँ पर p की वैल्यू हमारे पास ये ही थी, ये मानी थी हमने। अब देखो p की वैल्यू हमने ये मानी थी, ये। ठीक है, पीछे देख लो आप एक बार। p की वैल्यू एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है ना, ये है। अब देखो क्या किया, इस एक्सपोनेंशियल वाली टर्म p का हमने डेरिवेटिव किया तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो ये टर्म हमारे पास क्या थी, p थी, तो ये p डैश किसके इक्वल आ जाएगा, a इंटू पी के इक्वल, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इंटू पी। अब ये कैसे आ गई, देखो जो क्यू था हमारे पास वो किसके इक्वल था, b इंटू दिस टर्म, और ये किसकी वैल्यू थी, p की। देखो p हमने यही माना था ना, तो यहां से क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, b इंटू पी के। ठीक है, तो देखो यहां वही लिखा है। ठीक है, अब यहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, a क्या आएगा, p डैश टी अपॉन p ऑफ t, और b की वैल्यू यहां से क्या आएगी, क्यू टी अपॉन पी टी। ठीक है, यहां से a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। द नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, अब देखो ये क्या बोल रहा है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म बोल रहा है किसकी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। ये जो हमने पीछे निकाली थी ना थ्योरम में, लास्ट थ्योरम में हमने निकाली थी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म इक्वेशन नंबर थर्ड की, ये वाली इसने लिख दी यहाँ। ठीक है, मैंने आपको कल भी बोला था कि वेरिएबल चेंज है बस, अदरवाइज सेम इक्वेशन है। ठीक है, तो ये थी, और यहाँ पर सी टी की वैल्यू ये डिफाइन की थी। देखो क्रोलरी है तो इट मीन्स थ्योरम से ही निकली हुई है, तो थ्योरम पहले होगी उसके बाद ही ये चीज समझ में आएगी, तो सीधा अगर इसको करोगे तो समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब बस हमने यहाँ a और b की वैल्यू पुट करनी है, किसके अंदर, c के अंदर। तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दी, a की पुट कर दी, और यहाँ पर भी पुट कर दी। ठीक है, अब इसे हमने क्या किया है, सोल्व किया है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा, और सोल्व करोगे तो आपके पास c ही आ जाएगा। तो इसने यहाँ बोल दिया द सेकंड इज ऑसिलेटरी इफ एंड ओनली इफ थर्ड इज ऑसिलेटरी विद सी टी गिवन बाय फोर्थ। ठीक है, देखो इसने क्या किया, जस्ट यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया। वहां जो इक्वेशन बन रही थी हमारे पास फर्स्ट और सिक्स्थ को लेके चल रहे थे ना, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म निकाली थी, यहाँ पर भी वही चीज है, बट यहाँ पर सी की जो वैल्यू है वो चेंज कर दी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, सी के अंदर बी और ए की वैल्यू को पुट कर दिया, जो हमने लेट यहाँ पे निकाली थी ना, फाइंड आउट की थी वहां से। तो यहाँ से सी की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, जस्ट थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस निकाल रखा है इसने, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है ये थ्योरम, इसकी जस्ट स्टेटमेंट एज अ रिजल्ट आप इसको कर लेंगे, इसका प्रूफ नहीं है। तो देखो इसका बट स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी आगे आने वाली थ्योरम्स में यूज करेंगे हम इसका। ठीक है, देखो क्या है, इफ अ फंक्शन फाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन दिस। देखो इसने बोला है फाई क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर कितना है, n है। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसका ऑर्डर n है।
फाई इस nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है ये कैसी है, होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, अब यहां पर इसने दिया है कि जो फाई इसका सॉल्यूशन था वो इंटरवल के किसी एक पॉइंट टी नोट पर आंसर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। फाई का फर्स्ट डेरिवेटिव भी उसी पॉइंट पर आंसर 0 दे रहा है, और फाई का n-1th डेरिवेटिव भी टी नोट पर आंसर 0 दे रहा है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाई सॉल्यूशन है टी नोट उसकी 0 बन रही है, फाई डैश मतलब फाई के फर्स्ट डेरिवेटिव की भी टी नोट क्या बन रही है, 0। इसी तरीके से फाई के n-1th डेरिवेटिव की भी टी नोट क्या बन रही है, 0 बन रही है। ठीक है, जहां पे टी नोट कोई भी इंटरवल का पॉइंट है। अब यहाँ पर एक कंडीशन, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन ही होती है कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं कैसे होते हैं, कंटिन्यूस। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सारे के सारे कोफिशिएंट्स है ये कैसे होंगे, कंटिन्यूस होंगे। और सेकंड कंडीशन क्या, कि जो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सॉरी कोफिशिएंट है ना ये ए नोट टी, ये कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। क्योंकि अगर ये 0 बन गया तो nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी ये, बट हम क्या बोल रहे हैं, nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस वजह से जो ए नोट टी है ये क्या होगा, नॉन जीरो होगा इंटरवल के हर पॉइंट पे। ठीक है, अगर इतना सब कुछ हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि जो फाई टी है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, फाई टी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मैं एक बार आपको दोबारा से इसको समझाती हूँ, क्योंकि ये अगर समझ में आ जाएगी तो आगे वाली थ्योरम्स भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या है, nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ठीक है, nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आप देख लेना कि जो कोफिशिएंट है सारे के सारे कंटिन्यूस होने चाहिए, और जो डी एन एक्स अपॉन डी टी एन का कोफिशिएंट होगा वो कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस है और डिफाइन है इंटरवल ए बी पर। इतना सब कुछ तो ठीक है। अब क्या है, इसका एक सोल्यूशन है फाई, इसका सोल्यूशन क्या है, एक फाई है, और फाई क्या है, फाई ऑफ टी नोट क्या आ रहा है, 0, जहां पर टी नोट कोई पॉइंट है इंटरवल ए बी का, तो फाई टी नोट 0 आ रहा है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है। इसी तरीके से इसका n-1th डेरिवेटिव भी टी नोट पर क्या आ रहा है, 0। तो अगर ये चीज हो रही है तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि जो फाई ऑफ टी है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकेंड ऑर्डर की है, मान लो हम मान लेते हैं हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ए नोट टी, एक बार ये मान लेते हैं, डी स्क्र एक्स अपॉन डी टी स्क्र प्लस a1t dx बाई डी टी प्लस में a2t। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जो डिफाइंड है इंटरवल ए बी पर। ए नोट a1 a2 कंटिन्यूस है, ए नोट टी नॉन जीरो है। ठीक है, ये है। अब इसने क्या बोल दिया, हमने मान लिया फाई इसका एक सोल्यूशन है, फाई इसका सोल्यूशन है कि फाई ना एक टी नोट पॉइंट मान ले इंटरवल ए बी का, जो फाई है वो क्या है, टी नोट पर क्या आंसर दे रहा है, 0, और फाई का फर्स्ट डेरिवेटिव भी टी नोट पे क्या आंसर दे रहा है, 0। मतलब टी नोट फाई की भी 0 बन रही है और फाई के फर्स्ट डेरिवेटिव की भी 0 बन रही है। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि जो फाई ऑफ टी है, मतलब सोल्यूशन ही क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्या लिया, इस थ्योरम का पर्टिकुलर केस लिया, कैसे, वहां nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो ये n-1 तक था, डेरिवेटिव कंडीशन उससे एक कम पर थी। ठीक है, अब यहां पर अगर हम सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं तो सेकंड से मतलब 2 से एक कम तक के डेरिवेटिव पे कंडीशन बनेगी, तो 2 में से एक बन गया 1, तो यहां से हमारे पास क्या बनेगी, 1 डेरिवेटिव पे कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो फाई ऑफ टी नोट 0 और फाई डैश टी नोट 0 हो तो हम क्या बोल देंगे, फाई टी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती तो क्या होता, फाई टी नोट 0, फाई डैश टी नोट 0 और फाई डबल डैश टी नोट 0 होता, तब हम बोलते कि फाई ऑफ टी 0 है। ठीक है, मतलब एक कम पर, अगर nth ऑर्डर की है तो n-1 तक के डेरिवेटिव पर होनी चाहिए, तो अगर सेकंड ऑर्डर पर है तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड पे है तो सेकंड डेरिवेटिव तक की पर कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, इस तरीके से है। ठीक है, होप समझ में आ गई होगी थ्योरम। इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट है, स्टर्म थ्योरी आ जाती है आपकी, स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें एक थ्योरम है, देखो क्या है, इंपॉर्टेंट है थ्योरम ये। यहां पर हम सेकंड ऑर्डर पे बात करेंगे। ठीक है, एफ हमारे पास सॉल्यूशन है इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का।
इसने क्या बोला है कि जो एफ सॉल्यूशन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एफ जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इंटरवल ए बी पर। और उसने बोला है कि एफ के पास इस जो सॉल्यूशन है एफ, इसका जो सॉल्यूशन है एफ, उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो है क्लोज इंटरवल ए बी पर, ठीक है। फंक्शन या सॉल्यूशन जो एफ है, सॉल्यूशन एफ है, उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो है क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो वहां से हमें क्या प्रूफ करना है कि फंक्शन ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरे के पूरे इंटरवल पे। इसका मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूशन के पास इनफाइनाइटली मैनी जीरोज मिल जाती हैं गिवन इंटरवल में, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ गया। थ्योरम क्या है कि अगर फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज हैं, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो फंक्शन या सॉल्यूशन, एफ में फंक्शन मतलब बोलो सॉल्यूशन कोई, तो जो सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा पूरे के पूरे इंटरवल पर, ठीक है। अब देखो प्रूफ इसका। सिंस एफ हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, अब हम ये वाली चीज तो मानकर चलें कि फंक्शन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज हैं क्लोज इंटरवल ए बी पर। प्रूफ हमें क्या करना है कि फंक्शन जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज हैं तो बोल्ज़नो-वेस्टर्स थ्योरम का यूज करेंगे, रियल में हमने पढ़ रखी है। इसमें क्या होएगा कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज हैं तो किसके अंदर है, क्लोज इंटरवल ए बी पर, मतलब बाउंडेड इंटरवल पर है। तो क्या होगा कि सेट ऑफ जीरोज के पास क्या मिलेगा, एक लिमिट पॉइंट पक्का मिलेगा जो कि इसी इंटरवल में बिलोंग करेगा, ठीक है। इन सेट ऑफ जीरोज के पास एक लिमिट पॉइंट जरूर मिलेगा जो कि इसी इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो हमने मान लिया वो क्या है, टी नोट। लिमिट पॉइंट मान लिया किसका, जीरोज का। जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज थी उसका लिमिट पॉइंट मिलेगा हमें टी नोट, जो कि इसी इंटरवल में बिलोंग करेगा, और हमने मान लिया वो क्या है, टी नोट है, ठीक है। अब अगर हमें टी नोट लिमिट पॉइंट मिल रहा है तो एक ऐसी सीक्वेंस भी मिलेगी जीरोज की जो टी नोट को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो हमने मान लिया दस देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, तो क्या मिलेगी, एक सीक्वेंस मिलेगी टी एन मान लिया किसकी, जीरोज की, जो कन्वर्ज किसको करेगी, टी नोट को करेगी, ठीक है। मान लो जैसे कि मिल रही है ना, सीक्वेंस मिल रही है T1 T2 T3 T4 T5 इस तरीके से, जो कि किसको कन्वर्ज कर रही है, उस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अब फंक्शन हमें गिवन कैसा है, कंटिन्यूस। अब फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ गिवन है आपको, हो गया एफ जो सॉल्यूशन है वो कंटिन्यूस कहाँ गिवन है। देखो अगर डेरिवेटिव है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, अगर डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो है ही, तो एफ कंटिन्यूस भी है। अब कंटिन्यूस है तो क्या होगा, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू इक्वल होगी बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है और फंक्शन की पॉइंट पे जो वैल्यू है वो क्या होगी, इक्वल होंगी। डेफिनेशन लगा दी हमने कंटिन्यूटी की, ठीक है। और हम पॉइंट पे किसकी बात कर रहे हैं, टी नोट की, क्योंकि लिमिट जो पॉइंट है वो हमारा टी नोट बना है ना, तो इसलिए हम टी नोट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो टी जो है वो टी नोट को कन्वर्ज कर रहा है, वो किसी ना किसी सीक्वेंस के थ्रू कन्वर्ज कर रहा है, और हमने मान लिया वो किस सीक्वेंस के थ्रू कन्वर्ज कर रहा है, नंबर ऑफ जीरो, जो जीरो जो किस सीक्वेंस मिली थी, टी जो है वो टी नोट को जीरोस की सीक्वेंस के थ्रू कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, वेयर टी कन्वर्जेस टू टी नोट थ्रू एनी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, हम लेट कर लेते हैं जो टी है वो टी नोट को कन्वर्ज कर रहा है थ्रू द सीक्वेंस ऑफ जीरोस, ठीक है। जो जीरोस की हमें ऊपर देखो सीक्वेंस मिली थी ना, जो टी नोट कन्वर्ज कर रही थी, तो यही चीज बोल रहा है कि जो टी है वो टी नोट को कन्वर्ज कर रहा है थ्रू द सीक्वेंस ऑफ जीरोस, ठीक है। अब अगर जीरोस के थ्रू कन्वर्ज कर रहा है तो आंसर क्या आएगा उसका, जीरो आएगा, ठीक है ना। जीरो आ गया तो एफ ऑफ टी नोट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो एफ ऑफ टी नोट क्या हो गया, जीरो। यहां पर हमें पास सॉल्यूशन क्या मिल रहा था, एफ मिल रहा था। अब थोड़ा ना लॉजिक समझ के देखना कि हम कर क्या रहे हैं। फंक्शन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस थी, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस, और हमें दिखाना क्या था कि एफ क्या बन जाए, जीरो बन जाए, ठीक है। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। एफ जो सॉल्यूशन था इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस थी और हमें प्रूव करना है एफ जीरो बन जाए। अब देखो अभी पीछे रिजल्ट पड़ा है ये वाला, अगर देखो हम ये दिखा दें कि एफ जो है वो टी नोट पे आंसर जीरो दे रहा है, और एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव भी टी नोट पे आंसर क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, तो क्या यहां से हम ये बोल नहीं पाएंगे कि एफ क्या है, जीरो है पूरे के पूरे इंटरवल पे। अभी ऊपर ही तो हमने ये वाली चीज पढ़ी है कि अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका अगर कोई सॉल्यूशन है वो टी नोट पर आंसर जीरो दे रहा है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी तो
वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 0। अब यहाँ पे सॉल्यूशन फाई की जगह कौन मिल रहा है, एफ मिल रहा है। तो अब देखो ये तो दिखा दिया कि एफ टी नोट पे आंसर क्या दे रहा है, 0। अब हमें क्या दिखाना है कि एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव भी टी नोट पर आंसर क्या दे, 0 दे। अब देखो अगर डेरिवेटिव निकालते हैं, मान लो एफ डैश ए निकालना है तो कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट लग जाती है एक्स अप्रोचेस टू ए। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज है, हमें किस पे लिमिट निकालनी है, टी नोट पे निकालनी है। तो हम क्या निकालेंगे, एफ डैश टी नोट, और वेरिएबल एक्स की जगह हमारे पास क्या चल रहा है, अभी टी चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो वही किया है, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ये हमें दिया हुआ है। तो एफ डैश टी नोट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नोट एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी नोट अपॉन टी माइनस टी नोट। डेफिनेशन लगा दी डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, अब देखो टी कन्वर्ज करता है टी नोट को थ्रू द सीक्वेंस, जीरोस वाली सीक्वेंस जो हमें मिली थी उसके थ्रू। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, देखो अभी ऊपर भी हम बोल रहे थे कि जो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है और ये टी नोट पे वैल्यू दोनों इक्वल है। जब हम लिमिट अप्रोच करवाएंगे टी टेंड्स टू टी नोट तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहां से अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी तो ऊपर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो एफ डैश टी नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। ठीक है, तो एफ डैश टी नोट हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमने दिखा दिया कि जो सॉल्यूशन एफ था वो टी नोट पर भी आंसर 0 दे रहा है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी टी नोट पर आंसर 0 दे रहा है। इसका मतलब जो टी नोट है वो सॉल्यूशन एफ की 0 बन रही है और सॉल्यूशन एफ के फर्स्ट डेरिवेटिव की भी 0 बन रही है। तो इस वजह से एफ हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बाय दिस रिजल्ट। ठीक है, ये एन पे था, ये हमने किस पे लगा दिया, 2 पे। देखो वही लिख रखा है, एफ इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सच दैट एफ टी नोट 0 आ रहा है, एफ डैश टी नोट 0 आ रहा है। थ्योरम ए मतलब पीछे वाली वही रिजल्ट। तो एफ हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ सिस्टम फर्स्ट कैन नॉट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, कि अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो सकती। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस मिल गई तो सोल्यूशन ही 0 बन जाएगा, इट मीन सोल्यूशन ट्रिवियल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब अनोन ट्रिवियल सोल्यूशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो सकती। ठीक है, ये थ्योरम आपकी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।